नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वही प्रश्न लिए गए हैं जो पिछले कुछ वर्षों में एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं और जो पूछे जाने की आगामी एग्जामों में संभावना है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जियोग्राफी से। इस वीडियो के सारे प्रश्न जियोग्राफी के ही हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अर्धरात्रि का सूर्य, इसमें कह रहा है कि अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं, नॉर्वे को कहते हैं। अर्धरात्रि सूर्य की भूमि को नॉर्वे को कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या होती है? ओस्लो होती है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो होती है। और सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? आप लोग बताएंगे कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, ठीक। और सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है, ये आप लोग बताएंगे। सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? ये भी जापान को कहा जाता है। और जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की संसद का नाम है डायट। जापान के संसद का क्या नाम है? डायट। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे इससे संबंधित प्रश्न लिए गए हैं, तो जो कि दो भाग में प्रश्न है। ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग साथ में करेंगे। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी। तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी के दिन होती है सूर्य से पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में ग्रह कौन कौन से है? तो एक तो हो गया बुध ग्रह, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। और एक शुक्र ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच है। और बुध जो ग्रह है, इसकी विशेषता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है कौन? बुध है। और सूर्य की बात करें तो ये सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, चमकीला ग्रह। और पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी की सबसे नजदीक है। और पृथ्वी की इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं इसे। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को। और पृथ्वी के सबसे नजदीक है और पृथ्वी के ही जैसे ये दिखती है, ठीक। अब कह रहा है कि सूर्य मकर रेखा पे कब होता है? तो 22 दिसंबर के दिन होता है सूर्य मकर रेखा पे। और 21 जून को होता है कहाँ पे? सूर्य 21 जून को होता है सूर्य कर्क रेखा पे, ठीक। इन दोनों चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, 21 जून को कर्क रेखा पे। और 21 जून को इसी दिन इसलिए योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या? प्रकाश मंडल कहा जाता है। जो सूर्य के बीच का भाग होता है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, जो चमकता है, ठीक। आगे वाला प्रश्न कहते हैं, सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा। सूर्य अपने आकाशगंगा की परिक्रमा करने में पूछ रहा है कितना वर्ष समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष का ये समय लेता है अपनी आकाशगंगा का, मतलब चक्कर काटने में। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य से पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी कब होती है? देखिए, सूर्य से पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी तब होती है जब अपसौर की स्थिति होती है। जब अपसौर की स्थिति होती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी। और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी पूछे कब होती है? जब उपसौर की स्थिति होती है। उपसौर, देखिए, जब अपसौर रहेगा तो अधिकतम दूरी, जब उपसौर रहेगा तो न्यूनतम दूरी। तो इससे आप लोग इसे पता लगाएंगे। उपसौर होगा तो न्यूनतम दूरी, अपसौर होगा तो अधिकतम दूरी, ठीक। और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब सीधी रेखा में होती हैं तो देखिए, दो कंडीशन बनता है। एक तो यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाएगी, सूर्य हो जाएगा, फिर चंद्रमा हो जाएगी, फिर पृथ्वी हो जाएगी। यानी कि सन हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा आपका, फिर मून हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी। एक सन हो जाएगा और उसके बाद सन के सामने यहाँ पे बीच सन के साथ में मून भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका अर्थ, यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा। तो इन दोनों स्थिति में जब तीनों सीधी रेखाएं में हो तब कौन सा ज्वार आता है? तब बृहद ज्वार आता है। यानी कि तब पृथ्वी की, यानी कि इधर से मून का आकर्षण बल इधर काम करता है और इधर से सूर्य का आकर्षण बल काम करता है। तो इस वजह से यहाँ पे बृहद ज्वार आता है। जब सीधी रेखा में होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है? बृहद ज्वार आता है। और जब ये यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे पृथ्वी हो गया, यहाँ पे चंद्रमा हो गया, या फिर यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे पृथ्वी हो गया और यहाँ पे आपका चंद्रमा हो गया। इस तरह से जब यहाँ पे ये आकर्षण बल इस दिशा में लगाएगा, ये अपना आकर्षण बल
इस दिशा में लगाएगा। तो ये इस वाले कंडीशन में जब समकोण पे होंगे तब कौन सा ज्वार आता है, तब लघु ज्वार आता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, तब लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जनजातियां जो एग्जाम में रिपीट करके पूछे जाते हैं वो सारी यहाँ पे ली गई हैं। तो देखिए लाई जनजाति की बात करें तो ये म्यांमार में पाई जाती है, म्यांमार में पाई जाती है लाई जनजाति। कहाँ पे, म्यांमार में पाई जाती है। मोपला जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये केरल की जनजाति है, मोपला केरल में पाई जाती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। माओरी जनजाति कहाँ से पाई जाती है, ये न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति भी पाई जाती है। यहाँ पे विश्व और भारत की दोनों जनजाति है। लाई जनजाति की बात करें तो ये भी कहाँ पे पाई जाती है, ये म्यांमार में पाई जाती है। लाई जनजाति म्यांमार में पाई जाती है। टोडा जनजाति ये नीलगिरी की पहाड़ी पे पाई जाती है, भारत के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी पे पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी पे क्या पाई जाती है, ये टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पे पाई जाती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोग बताएंगे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की नाम बताएं तो वो हो जाएगी आपका कौन सा, डोडा बेटा है, डोडा बेटा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है क्या, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें बुशमैन जनजाति, ये देखिए कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में है कालाहारी मरुस्थल। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है कौन सी, बुशमैन जनजाति, काफी प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बात करते हैं पिग्मी जनजाति। तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है, कांगो बेसिन में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। और कांगो नदी को आप लोग जानते हैं, ये कर्क रेखा ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक, आगे बात करते हैं कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा भारत में माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है। ठीक, कहाँ पे, राजस्थान में, भारत के राजस्थान में। और फिर मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो इसको काटती है लिम्पोपो नदी 2 बार। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, भारत की सबसे यहाँ पे ओंगेस और सोपेंस जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये भारत के अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होती है, आप लोग बताएंगे इसकी राजधानी क्या होती है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सैडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर होती है। और यहाँ पे एक यहाँ पे जो है ज्वालामुखी पाई जाती है, उसका आप लोग नाम बताएंगे क्या है, यहाँ पे ज्वालामुखी कौन सी पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गौड़ जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है, तो खग चंद्रजिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो देखिए इस तरह के ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में जो कि सुनने में कम आते हैं, और यहाँ पे साथ में ही सारे राष्ट्रीय उद्यान लिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये गंगटोक में स्थित है, गंगटोक। अब गंगटोक आप लोग बताएंगे कि कहाँ की राजधानी है, किस भारत के राज्य की राजधानी है गंगटोक, तो ये सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अब सिक्किम से आप लोग प्रश्न बताएंगे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, और जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि जो है आपका जेमू ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, जेमू ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। और फिर आप लोग बताएंगे तीस्ता नदी किस राज्य की नदी है, तीस्ता नदी किस राज्य की नदी है। तो इस सारे के सारे का जवाब आपका क्या हो जाएगा, तीस्ता नदी, ये सारे का जवाब क्या हो जाएगा आपका, ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलेपला दर्रा सिक्किम में, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। गंगटोक राजधानी किसकी है, सिक्किम की राजधानी है। और खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गंगटोक में है, यानी कि सिक्किम में। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ये के सारे कहाँ पे, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान,
अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है। बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये अपने उत्तर प्रदेश में, दुधवा और चंद्रप्रभा दोनों अपने उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की बात करें भारत में, भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है? सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक जनसंख्या। और सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा कौन से सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा भारत का कौन सा राज्य बनाता है? तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने का काम उत्तर प्रदेश करता है। कितने राज्यों से? 8 राज्य से ये तो सीमा बनाता है, 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। तो इस तरह से पूरा ध्यान रखेंगे आप लोग। और आगे बात करते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो साउथ बटन है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन। और ये कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार पे है, अंडमान निकोबार पे द्वीप पे साउथ बटन नेशनल पार्क है। बात करें फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान यानी कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भारत है? किबुल लामजाओ है, किबुल लामजाओ भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है? ये मणिपुर राज्य में, भारत के मणिपुर राज्य में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, बात करते हैं रामगंगा। आप लोग बताएंगे कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? ठीक, और कि किस राज्य में है रामगंगा? रामगंगा जो आपका नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम क्या है? और फिर आप लोग बताएंगे कि किस राज्य में स्थित है। ठीक, दोनों आप लोग इसका कमेंट में बॉक्स में बताएंगे। केवलादेव रणथंभौर सरिस्का घना, ये कहाँ पे है? ये राजस्थान के, आपके राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? तो ये राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। बात करें सिमलीपाल भीतरकनिका नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पे है? सिमलीपाल भीतरकनिका, ये सारे के सारे उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और बात करें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। और लद्दाख की राजधानी क्या है? आप लोग बताएंगे। लद्दाख की राजधानी है लेह। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना? यूनियन टेरिटरी कब बना? तो ये बना 31 अक्टूबर सन 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बना। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, रायमोना, ओरंग और दिहांग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये सारे के सारे असम में है। और भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा है? दिहांग सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? केरल में है साइलेंट वैली, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। बांदीपुर, नागल और बंडेरघट्टा ये कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा जो कि नदी से संबंधित है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे नदियों से लिया गया है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई। पूछे गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो आप लोग बताएंगे गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो ये 29 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। ये तीनों बड़ी नदियां हैं भारत की। भारत में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? झेलम है। सॉरी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। उद्गम कहाँ से होता है? जो मानसरोवर है तिब्बत में, मानसरोवर के पास से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? तिब्बत में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तिब्बत में मानसरोवर के पास में। अगर ग्लेशियर पूछे किस ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, तो ग्लेशियर पूछे तो आप लोग बताएंगे कि छेमा-युंगडुंग ग्लेशियर से। छेमा-युंग ये तिब्बत में, इसलिए नाम थोड़ा सा अलग तरह का है। तो छेमा-युंगडुंग ग्लेशियर से ये इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो ये 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई। और बात करें नदी का प्रवाह, सिंधु नदी का प्रवाह भारत के 2 राज्य में होता है। भारत के केवल 2 राज्यों में होता है। और ये नदी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में जाती है? तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होके जाती है। लद्दाख एंड जास्कर श्रेणी के बीच में होके जाती है। और लद्दाख और जास्कर श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी चोटी है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस तरह की 3 श्रेणियां आती हैं। काराकोरम, लद्दाख
और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां कहाँ की हैं? ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। और ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण की बात करें वो कैसा है, ये वो हिमालय से भी क्या है, प्राचीन है, हिमालय से प्राचीन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है हिमालय से प्राचीन है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रांस हिमालय पहले बन गया था और ये इंडियन प्लेट का हिस्सा नहीं है, ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। सहायक नदियों की बात करें तो सिंध की 5 सहायक नदियां हैं। एक का हो जाएगा आपका झेलम नाम, एक का हो जाएगा झेलम चिनाब, और दूसरे का नाम हो जाएगा झेलम चिनाब रावी, रावी व्यास और सतलज। ठीक, ये इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता। किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में हुआ था सिंधु जल समझौता। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। और ये समझौता कौन करवाया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कौन करवाया था? ये आपके करवाया था विश्व बैंक, विश्व बैंक करवाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कितने सदस्य हैं ये लोग आप लोग बताएंगे। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर स्थापना हुआ था 1944 में। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। IMF की भी स्थापना, IMF की ये भी कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। मोहनजोदड़ो की खोज, तो देखिए अब देखिए मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में आप लोग देखिए। मोहनजोदड़ो की खोज किस नदी के किनारे की गई थी? ये सिंधु नदी के किनारे की गई थी। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इसके खोज कौन किए थे? राखलदास बनर्जी। इसकी खोज कौन किए थे? राखलदास बनर्जी। और फिर कब किए थे? 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की थे। और आप लोग बताएंगे कि ये जो सिंधु सभ्यता है ये किस नदी के किनारे खोजी गई थी? सिंधु की सभ्यता ये किस नदी के किनारे खोजी गई थी? तो ये रावी नदी के किनारे खोजी गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था। कब को खोज किए थे? तो ये 1921 ईस्वी में इसको खोजा गया था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण तो दो नदियों मिलकर करती है। एक तो आपका गंगा नदी करती है, एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र गंगा, ये दोनों मिलके सिंधु नदी का निर्माण, सुंदरबन डेल्टा निर्माण करती है। किस राज्य में? भारत के, ये पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में ये पड़ता है। ठीक, और बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो क्या कहलाती है? संयुक्त धारा, उसे क्या कहते हैं? उसे मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? इसे पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में वो जो आपके ब्रह्मपुत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इसे कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जानते हैं। जमुना इसे कहते हैं। यहाँ पे आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे जमुना कहते हैं। और तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में आप लोग बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? ठीक, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं। और बात करते हैं असम में क्या कहते हैं? असम में तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में ही जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और माजुली नदी द्वीप किस नदी पे बना हुआ है? माजुली नदी द्वीप किस नदी पे बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि किस नदी पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। किस राज्य में बना हुआ है? असम में बना हुआ है। तो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा। और दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण की गंगा और बूढ़ी नदी की गंगा एक गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये त्र्यंबक से होता है। महाराष्ट्र में त्र्यंबक से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पे स्थित है?
तो हीराकुंड परियोजना, तो नदी पूछे तो आप लोग बताएंगे कि महानदी पे स्थित है। राज्य पूछे तो आप लोग बताएंगे कि ओडिशा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे नदियों से संबंधित जितने परियोजनाएं हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसमें लिए गए हैं। ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ठीक, तो महानदी उड़ीसा, और ये सबसे लंबा, बात करें विश्व की सबसे बड़ी नदी पर नहर परियोजना, ये कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक, इंदिरा गांधी ये नहर परियोजना है जो कि ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? तो ये गुजरात में बना हुआ है। ठीक, आगे बात करें माटा टीला बांध और राजघाट बांध, ये किस नदी पे? माटा टीला और राजघाट ये बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी पे है माता टीला और राजघाट है। नागार्जुन बांध, आलमाटी बांध, तो ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध और आलमाटी बांध बना हुआ है। कृष्णा नदी का उद्गम आप लोग बताएंगे कि ये कहाँ से होता है? ये महाबलेश्वर से निकलता है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, महाबलेश्वर से निकलती है। और महाबलेश्वर से किस जगह पे है? ये महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में, वहाँ से निकलती है। तुलबुल परियोजना, तो ये देखिए आपके तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे बना हुआ है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे? ये झेलम नदी पे बना हुआ है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दुलहस्ती परियोजना, ये चिनाब नदी पे बना हुआ है। चिनाब नदी, और आप लोग जानते हैं कि जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी वो चिनाब नदी है। ठीक, बात करें बाढ़ सागर परियोजना, ये किस नदी पे बना हुआ है? ये सोन नदी पे बना हुआ है। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पे बना हुआ है। आसवान बांध किस नदी पे बना हुआ है? नील नदी पे बना हुआ है। और नील नदी को किस देश का वरदान कहते हैं? इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। और विक्टोरिया झील की एक विशेषता और है कि इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? लगभग बीच से कौन सी रेखा जाती है? यहाँ पे भूमध्य रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा इसके बीच से होके जाती है। कर्क रेखा यहाँ पे इसके बीच से होके जाती है। कौन सी? विक्टोरिया झील से। ठीक, आगे बात करते हैं ये कहाँ पे विक्टोरिया झील और नील नदी? ये अफ्रीका की नदियाँ और यहाँ पे झील हैं। ठीक, करीबाबाद कहाँ पे बना हुआ है? करीबाबाद ये कहाँ पे बना हुआ है? ये जाम्बेजी नदी पे बना हुआ है। करीबाबाद जाम्बेजी नदी पे बना हुआ है। जाम्बेजी नदी अब आप लोग बताएंगे कहाँ की नदी है? जाम्बेजी नदी ये जाम्बिया में रहती है। जाम्बिया की नदी है। बात करें भारत की सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो आप लोग बताएंगे कि भारत की जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। टिहरी बांध। और सबसे लंबी बांध की बात करें, भारत का सबसे लंबा बांध, तो अभी हम लोग जो हीराकुंड बांध पढ़ा है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि किस नदी पे बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। और किस राज्य में बना हुआ है? ये उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे टिहरी बांध की, तो ये भागीरथी और भिलांगना नदी पे बना हुआ है। भागीरथी और कौन सी नदी? आपकी भिलांगना, इस पर बना हुआ है। कौन सा? आपका टिहरी बांध है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पे देखिए पर्वतों से इंपॉर्टेंट चोटी है। देखिए नदियाँ पढ़े हम लोग, यहाँ पे नदियाँ पढ़े, बांध पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पर्वत पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद जनजाति पढ़े। मतलब इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर आगे हम लोग ग्रह पढ़े, सूर्य के बारे में पढ़े। इन सारी चीज़ों से हम लोग हमारा पूरा जियोग्राफी यहाँ पे कुछ जैसे कि रिवीजन हो जाएगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 किलोमीटर है। 8,611 मीटर है। जब भी पर्वतों की ऊंचाई तो आप लोग मीटर में ही लिखेंगे क्योंकि किलोमीटर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 8,611 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। और काराकोरम श्रेणी किस पर्वत के अंतर्गत आती है? ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक, बात करते हैं विश्व या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी या फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या फिर एशिया की सबसे ऊंची चोटी, तो तीनों का एक ही जवाब हो जाएगा। कौन सा?
माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट उसका जवाब हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो ये है 8,849 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,848 या फिर 8,849 या फिर 8,850 भी आपको मिल सकता है। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं। और उसके बाद तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं आप लोग बताएंगे? तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? चेमोलुंगमा कहते हैं। चेमोलुंगमा कहते हैं। तिब्बत में से लुंगमा नाम से जानते हैं। ठीक, बात करते हैं हिमालय का भारत में सबसे ऊंची चोटी। अब जब पूछे हिमालय का भारत में सबसे ऊंची चोटी तो उसका जवाब आप बताएंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा इसका जवाब आप लोग बताएंगे। और कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। और सिक्किम राज्य में कंचनजंगा है। और कंचनजंगा की जो है वो हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में है। और सिक्किम की जो आपकी राजधानी आप लोग देखें गंगटोक होती है सिक्किम की राजधानी। बात करते हैं माउंट एटना कहाँ पे स्थित है? माउंट एटना इटली में स्थित है। यहाँ पे देखिए इटली एटना। तो इससे पता चल रहा है कि माउंट एटना इटली में स्थित है। हम तो ऐसे ही याद किए। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांका गुहा है। एकांका गुहा है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा है। ये कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका की जो चोटी है सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला एकांका एंडीज, और इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बात करें कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये किस में है? इसी एंडीज पर्वत में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस में है? एंडीज पर्वतमाला में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी एंडीज पर्वतमाला और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांका गुहा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें कोटापैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर में स्थित है। यहाँ पे एक राज्य भारत का वहाँ पे इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में एक देश है दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर, वहाँ पे स्थित है। और इक्वाडोर को दक्षिण अमेरिका का क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका का द्वार कहते हैं। इक्वाडोर को दक्षिणी अमेरिका का द्वार कहते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। तो आप लोग बताएंगे कि रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है? रॉकी पर्वत तो ये यूएसए का पर्वत है रॉकी पर्वत, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हिमालय, एटलस, रॉकीज और एंडीज तो अल्पास पर्वत ये हैं। तो ये नवीन पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत हैं यहाँ पे। तो ये सारे नवीन मोड़दार पर्वत के एग्जाम्पल हैं। यूरोप को एशिया से अलग कौन सा पर्वत करता है? यहाँ पे एक पर्वत याद रखेंगे, यूराल पर्वत। ये यूरोप को एशिया से अलग करता है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अब इसका कुछ भाग अवशेष में ही यहाँ पे रह गया है, अवशेष में रह गया। और किस देश की है? ये भारत की है। ठीक, भारत के पूर्व में पश्चिम में स्थित है। ठीक, भारत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट जो ऊंची चोटियां होती हैं उसे माउंट कहते हैं। माउंट वहाँ पे लिखाएंगे किलिमंजारो इसे कहते हैं, माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ पे है? ये तंजानिया देश में है, तंजानिया में, अफ्रीका में तंजानिया में स्थित है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो मैकिनले है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है। ठीक, जो कि कहाँ पे? अलास्का में स्थित है। अलास्का में मैकिनले स्थित है। निक्स ओलंपिया पर्वत तो ये कहाँ पे? मंगल ग्रह पे है निक्स ओलंपिया पर्वत। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल को ही कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लाल ग्रह किसे? मंगल को कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट, भारत का जो यहाँ पे दक्षिण में पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है। ये तो आपका पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। और ये जहाँ पे मिलता है यहाँ पर्वतीय गांठ की निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे नदियों के किनारे जो बसे हुए विश्व के जो शहर हैं यहाँ पे भारत के, ये इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे लिए गए हैं। तो देखिए लंदन किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो लंदन आप लोग जानते हैं कि टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है। टेम्स नदी के तट पे लंदन बसा हुआ है। विजयनगर की जो राजधानी थी उस कौन सी थी? विजयनगर की राजधानी जो हम्पी, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? हम्पी वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के
तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें श्रीनगर किस नदी के बसा हुआ है, तो यहाँ पे एक नदी है झेलम, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक, बात करें नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बताएं कि अभी गोदावरी नदी का जो उद्गम है त्र्यंबक से होती है, नासिक में है, और त्र्यंबक से गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये त्र्यंबक से होता है, त्र्यंबक से होता है। यहाँ पे नासिक के, यहाँ पे नासिक के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की बात करें तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। सूरत की बात करें तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, आपका ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न की। तो देखिए जमशेदपुर की बात करते हैं, यहाँ पे कृष्णा जमशेदपुर नदी की बात करें तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा, इसके किनारे कौन सा, जमशेदपुर स्थित है आपका। तो बात करें मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा का एक शहर है, वहाँ पे ये स्थित है, किस नदी के किनारे, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। उत्तर काशी की बात करें तो ये भागीरथी के किनारे स्थित है, भागीरथी के किनारे उत्तर काशी स्थित है। हंगर और ऑस्ट्रिया ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब। हंगरी और ऑस्ट्रिया ये वियना की राजधानी होती है, ऑस्ट्रिया ये किसकी राजधानी है, वियना की राजधानी। हंगरी की राजधानी कहाँ पे, ये बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। ठीक, बात करें ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश के घास के मैदान को, यहाँ पे देखिए घास के मैदान इंपॉर्टेंट है जो उसको यहाँ पे लिए गए हैं, किस देश के घास के मैदान को पंपाज कहते हैं। तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे पंपाज कहते हैं। और पंपाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक, बात करते हैं डाउन्स घास के मैदान, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से कालबुल्ली की खान है, कालबुल्ली की खान है और कुलगाड़ी की खान है। ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, कुलगाड़ी की खान ये ऑस्ट्रेलिया में किस लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग बताएं, सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कोसियुस्को है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। सवाना घास के मैदान ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। लानोज घास के मैदान ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। लानोज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानोज घास के मैदान। ठीक, बात करें प्रेरी घास के मैदान, ये यूएसए और कनाडा पे पाए जाते हैं, यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। और यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी सीमा है, यहाँ पे 49 डिग्री समांतर रेखा है। यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री समांतर। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा मानी जाती है वो है 49 डिग्री समांतर रेखा, विश्व की सबसे शांत। यहाँ पे देखिए दोनों देशों के साथ समझौता, आपसी समझौते से ये खींचा गया है, इसलिए यहाँ पे झगड़ा वगड़ा की कोई बात नहीं रहती है। तो यहाँ पे 2 बार हो गया लगता है। आगे यहाँ पे पुस्ताज घास के मैदान की बात करें, ये हंगरी में पाई जाती है। हंगरी की राजधानी क्या होती है, बुडापेस्ट, अभी हमने आपको बताया। वेल्स घास के मैदान ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्स घास के मैदान। टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं, ये कनाडा के जो उत्तर क्षेत्र है उत्तर कनाडा में पाए जाते हैं और उत्तरी रूस में पाए जाते हैं, उत्तरी रूस में पाए जाते हैं। और एक आपका जो द्वीप है ग्रीनलैंड, वहाँ पे पाए जाते हैं जो आपके टुंड्रा घास के मैदान है। मंचूरिया घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, मंचूरिया, तो ये चीन में पाए जाते हैं मंचूरिया घास के मैदान। स्टेपी घास के मैदान आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया साइड में पाए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, तो अभी हमने बताया कि वेनेजुएला को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का द्वार। बात करें लैंड्स ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। तो अगले प्रश्न दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, ये वेनेजुएला को कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। ठीक,
बात करें 7 बहनों का राज्य किसे कहा जाता है, तो भारत के जो पूर्व साइड में राज्य हैं, जैसे आपका हो जाएगा असम हो जाएगा, इसमें 7 देश आते हैं, सॉरी 7 राज्य आते हैं। भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जो ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हो गया असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका मेघालय, ये सारे के सारे राज्य, ये भारत के 7 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे जो राज्य हैं ये भारत के 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। विश्व का कहावा पत्तन ये क्या है, तो विश्व का कहावा पत्तन सेंटोस है विश्व का कहावा पत्तन, ये ब्राजील में है। ब्राजील में यहाँ पे जो है कॉफी का जो है व्यापार होता है। जापान का पिट्स, यूरोप का कॉकपिट, तो यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं, तो ये बेल्जियम को कहते हैं। यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं, बेल्जियम को कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है जापान का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, ओसाका को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। बात करें प्यासी भूमि का देश, ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं क्योंकि वर्षा यहाँ पे बहुत कम होती है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नहरों की देश की बात करें तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, लेकिन जब बात करें नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश की जो राजधानी है क्या है, राजधानी है बांग्लादेश की ढाका, और यहाँ की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की टका है यहाँ की मुद्रा। ठीक, बात करें यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग बताएंगे शेख हसीना यहाँ की राष्ट्रपति है, शेख हसीना। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पड़ोसी देश, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न है हमारा और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी, कब निर्धारित की गई, कब 1947 में इसे निर्धारित किया गया था। ठीक, और ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, तो सर आपके रेडक्लिफ थे, उन्होंने रेडक्लिफ के द्वारा ये रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी। और रेडक्लिफ के बारे में बात करें तो ये रेडक्लिफ रेखा के बारे में बात करें तो इस रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा माना जाता है। अरल सागर, तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सा, आपका अरल सागर स्थित है। ठीक, बात करते हैं हिंडनबर्ग रेखा, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में स्थित है हिंडनबर्ग रेखा। बात करें डुरंड रेखा की बात करें तो भारत एंड पाकिस्तान के बीच में स्थित है, कुछ दूर तक पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अधिकतम बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रखें कि भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा स्थित है और थोड़ी दूर भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। तो ये तीनों चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। सिक्किम की सीमा कितने देशों से लगती है, 3 देशों से लगती है। तो पूर्व साइड में देखेंगे आप लोग, पूर्वी साइड में तो आपका कौन सा देश है, भूटान है पूर्व साइड में। पश्चिम साइड में आप जाएंगे तो चीन, यहाँ पे सिक्किम की सीमा किससे लगती है, तो पश्चिम साइड में आप लोग देखेंगे कि सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है, और उत्तर साइड में देखेंगे तो जो इसकी सीमा है किससे लगती है, चीन से लगती है। ठीक, बात करते हैं 38 डिग्री समांतर रेखा किसके बीच में है, तो ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है, दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 49 डिग्री समांतर रेखा, ये उत्तरी 49 डिग्री समांतर रेखा है, कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है, कनाडा एंड अमेरिका के बीच में स्थित है आपका 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी यूराल पर्वत, ये यूरोप और एशिया के बीच में क्या बनाता है, यूरोप एंड एशिया के बीच में सीमा बनाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।